अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एंड आर टुडेज टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन इन बट्रैकोस्पर्मम। ठीक है, लास्ट टाइम जो है हमने टेक्सोनोमिक पोजीशन, प्लांट बॉडी, थैलस, ग्रोथ और उसके स्पोर्स और प्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था। और आज हम करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, इसका लाइफ साइकिल देखेंगे बट्रैकोस्पर्मम का। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो किया करें। किसी भी तरह की क्यूरीज के लिए, क्वेश्चंस के लिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करें। ठीक है, एंड उसके अलावा ये है कि आप मुझे ये बताएं कि कौन से टॉपिक्स जो हैं जिस पे भी आपको और हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में क्या है। रिप्रोडक्शन जो है बट्रैकोस्पर्मम की इमोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर इंटायरली एब्सेंट, यानी इसमें जो इमोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं वो बिल्कुल एब्सेंट होती हैं, इसमें वो बॉडीज नहीं होती। बट्रैकोस्पर्मम रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दोनों इसमें प्रोसेस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप इज दी होमोथैलिक और दी हेट्रोथैलिक। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो होमोथैलिक भी हो सकती है और वो हेट्रोथैलिक भी हो सकती है। अब होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक का क्या मतलब है। होमोथैलिक मीन्स के एक ही थैलस पे जो है मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट कहें उसको, या बॉडीज, या उसको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कहें वो हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट थैलस पे अलग अलग मेल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। अब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, एंथेरिडिया। ठीक है, विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इट इज कॉल्ड द एंथेरिडिया और स्पर्मेटेंजिया आर द स्मॉलर और द यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। जाहिर है ये स्मॉल साइज का होता है, मोस्टली ज़्यादातर ऐसे ही है कि ये स्मॉल साइज का होता है। एंड इट इज़ द देयर इज यूज एट द टिप ऑफ द साइड ब्रांचेस। जो साइड ब्रांचेस होती हैं उनके टिप्स पे प्रेजेंट होता है इधर सिंगली और द ग्रुप। ये सिंगल भी प्रेजेंट हो सकता है और ग्रुप की फॉर्म में भी। ए मेच्योर स्पेरेंजिया इज द थिक वॉल, और जो एक मेच्योर स्पर्मेटेंजिया होता है इट इज ए थिक वॉल, इसकी वॉल जो है वो थिक होती है, कलरलेस होती है, एंड इट इज राउंडेड और राउंड शेप में होगी। एंड इट इज़ दी सब टर्मिनल और द टर्मिनल सेल्स। अब इसके जो सब टर्मिनल और टर्मिनल सेल्स आर द ब्रांचेस ऑफ दी दिस इज द लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस के सब टर्मिनल या टर्मिनल सेल पे होते हैं विच इज एक्ट एज स्पर्मेटेंजियल इनिशियल। बाकी समझ आइए कि लिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांचेस होती हैं उसके टर्मिनल या फिर सब टर्मिनल सेल्स हो सकते हैं जो कैसे एक्ट करेंगे एज ए स्पर्मेटेंजियल इनिशियल, मीन्स के फिर उन सेल से स्पर्मेटेंजिया जो है वो बनते हैं। Each initial develops into the develops its protection, its nucleus divide, इसके nucleus जो है वो divide करेंगे mitotically, and that of the daughter nucleus is और ये जो daughter nucleus है इन ये फिर passes into the metamorphosed into a single uninuclear नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्मेटोजियम। यानी क्या होता है कि एक जो इनिशियल था लिमिटेड ब्रांच के जो टर्मिनल या सब टर्मिनल सेल हैं वो एक्ट करेंगे स्पर्मेटेंजियल इनिशियल के तौर पे। अब स्पर्मेटेंजियल इनिशियल जो उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है उसमें माइटोटिकल डिवीजन हो जाएगी। जब उसमें न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगी तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे दे विल मेटामॉर्फोस्ड एंड दे विल ग्रो इन साइज, और वो जो है अपने डिवीजन के करने के बाद एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम स्पर्मेशियम कहते हैं। ठीक है, यानी उसका जो एंथेरिडिया होता है। लिब्रेशन ऑफ स्पर्मेशियम। अब स्पर्मेशियम में से लिब्रेशन किस तरह होगी, मतलब वो जो सेल्स हैं वो कैसे लिब्रेट होंगे, इज लिब्रेटेड बाय दी रप्चरिंग ऑफ द एंथेरिडियल वॉल। जो एंथेरिडिया की वॉल बाहर बनी थी उसकी ही रप्चरिंग होगी, एंड दे विल कैरिड आउट बाय द वाटर करंट्स। और इसकी रप्चरिंग किसकी हेल्प से होगी, वाटर करंट से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो रोडोफाइटा है या बट्रैकोस्पर्मम है ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, ये वाटर में ज़्यादातर रहते हैं यानी मॉइस्ट प्लेसेस पे। सो दे आर द लॉज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर क्या होता है कि जब वाटर से रप्चरिंग होती है, स्पर्मेशियम में से लिब्रेशन होती है, ये रिलीज होता है, तो दे विल लॉज एट फीमेल स्ट्रक्चर। वो फीमेल स्ट्रक्चर यानी कार्पोगोनियम जो है वहाँ पे लॉज कर जाएंगे, मीन्स उसकी सरफेस पे आ जाएंगे। The female reproductive organ is called carpogonium and it is unicellular, वो भी इसी तरह uninuclear unicellular, arises at the tip of some branches। ठीक है, वो भी किसी टिप ब्रांचेस के टिप्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। and each carpogonium consists of elongated cell and which is joined near the base
एंड द अपर लार्ज पोर्शन इज कॉल्ड एज दी ट्राइकोगाइन। जो अपर लार्ज पोर्शन है उसको ट्राइकोगाइन कहेंगे। एंड द लोअर ग्लोब्यूलर पोर्शन इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर कंटेनिंग सिंगल न्यूक्लियस। यानी देखिए कार्पोगोनिया जो है ये ब्रांचेस के ऊपर स्ट्रक्चर बन जाएगा टिप के ऊपर। इसके टू मेन पार्ट्स होंगे। इसमें इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और जो इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट है वो बेस के साथ अटैच होते हैं नीचे वाले सेल के साथ। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका अपर पार्ट है जिसको हम ट्राइकोगाइन का नेम देते हैं एंड द सेकंड वन इज थी जो माइक्रोस्पोर कंटेनिंग सिंगल न्यूक्लियस, यानी वो पहला न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब डेवलपमेंट किस तरह होगी कार्पोगोनियम की। दी कार्पोगोनियम ऑन ए 3 to 5 सेल्ड ब्रांच कार्ड कार्पोगोनियल ब्रांच। ठीक है, यानी ऐसी ब्रांच जिसके ऊपर कार्पोगोनियम में ग्रो करना है वो 3 to 5 सेल्स की होगी, वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, उसका साइज 3 to 5 सेल्स होगा। उसको हम कार्पोगोनियम ब्रांच कहेंगे या फिर उसको प्रोकार्प का नाम भी दिया जा सकता है। which develops from the basal cell of a branch of the limited growth। वहीं पे ये भी लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच के ऊपर, देखिए सिर्फ नाम बदल रहे हैं, बाकी वही प्रोसेस होगा कि लिमिटेड ग्रोथ की टिप वाले सेल हैं या ऊपर वाले सेल हैं वो 3 से 4 सेल बस बड़ी होगी उसकी लेंथ और उसको हम कार्पोगोनियल ब्रांच का नाम दे देंगे। ठीक है वही चीज़। अब क्या है, द टर्मिनल सेल ऑफ द ब्रांच इलोंगेट्स एंड बिकम्स द फ्लैक्स शेप्ड टू फॉर्म ए कार्पोगोनियम। यानी जो उसका टर्मिनल सेल है वो हमेशा टर्मिनल सेल ही मोस्टली जो इनिशियल के तौर पे एक्ट करते हैं और वो ये स्ट्रक्चर बना देते हैं। फ्लास्क शेप का उसका स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कार्पोगोनियम कहते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द कार्पोगोनियम बिकम्स इलोंगेटेड टू फॉर्म द ट्राइकोगाइन। जैसे हमने पहले पढ़ा जो कार्पोगोनियम का अपर पार्ट होगा वो ट्राइकोगाइन बनाएगा। And the basal part of the कार्पोगोनियम becomes swollen and contains an egg nucleus। और जो बेसल पार्ट होगा उसमें एग न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, क्योंकि ऊपर वाला एक फ्लास्क की शेप को लेकर आए ना अपने जहन में, कैसा होता है फ्लास्क, नीचे से स्वोलन होता है, ऊपर से जो है उसकी नेक होती है, तो जो नेक वाला पोर्शन है उसको हम ट्राइकोगाइन कहेंगे और जो स्वोलन पोर्शन है जिसमें एग न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो जो है उसको हम एग न्यूक्लियस कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है वो एग न्यूक्लियस कंटेनिंग कार्पोगोनियम या उसका पार्ट है। ठीक है, जिसको हमने प्रोकार्प भी कहा है। लेटर ऑन दी सेपरेटेड फ्रॉम द बेसल स्वोलन पोर्शन। उसके बाद का एग न्यूक्लियस अलोंग विद द सम ऑफ द साइटोप्लाज्म डेवलप इनटू द एग। वो जो एग न्यूक्लियस था वो पूरा एग दोबारा बन जाएगा। एंड द ट्राइकोगाइन सेपरेटेड फ्रॉम द बेसल स्वोलन पोर्शन बाय मीन्स ऑफ ए कॉन्स्ट्रिक्शन। और उसके बाद फिर क्या होता है, जो ट्राइकोगाइन होता है वो ऊपर से सेपरेट हो जाता है या कट ऑफ हो जाता है एक कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। ठीक है, यानी उसमें बेंडिंग होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। द ट्राइकोगाइन इज ए स्पैचुला शेप एंड द सेल ऑफ द कार्पोगोनियम फिलामेंट नेक्स्ट टू द एग सेल इज कॉल्ड द सपोर्टिंग सेल। क्योंकि अब कार्पोगोनियम ने वहाँ से अलग हो जाना है, बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा एक कंस्ट्रिक्शन की वजह से। सो इट इज़ ए स्पैचुला शेप, ये एक स्पैचुला शेप एंड इट इज़ मेंट टू रिसीव द मेल स्पर्म्स एंड दे मे बी स्लीपर शेप, क्लब शेप, सिलेंड्रिकल शेप। इसकी शेप्स बनाई, किसी भी तरह की शेप का वो हो सकता है। और उसका काम क्या है ट्राइकोगाइन का, जाहिर है उसने जो मेल स्पर्म्स है उसको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है या फिर उसको रिसीव करना है। और जो कार्पोगोनियम के पास एक नेक्स्ट सेल होगा एग सेल के बिल्कुल साथ, वो उसको सपोर्टिंग सेल का नाम देगा क्योंकि वो अब उसको सपोर्ट करेगा। द मैच्योर कार्पोगोनियम इज सराउंडेड बाय वेजिटेटिव फिलामेंट्स इट्स बेस। और जो कुछ वेजिटेटिव फिलामेंट्स होते हैं साइड पे वो सब कार्पोगोनियम को क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब दोनों स्ट्रक्चर की समझ आ गई आपको कैसे हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, वही नॉर्मल सिंपल सा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की। द स्पर्मेशिया लॉज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द tricogyne and the wall between the two dissolved and the male nucleus enters the tricogyne and move towards the base. In the base it is fused with the female nucleus to form the zygote, and after fertilization the tricogyne cut off from the basal portion by the formation of a cross wall। देखिए वो पूरा सिंपल सा प्रोसेस है कि पहले जो स्पर्मेशियम की लॉजिंग हुई है वो उसके ऊपर आ गया कार्पोगोनियम के ऊपर, जो वॉल दोनों के दरमियान थी ट्राइकोगाइन और स्पर्मेशियम के दरमियान वो डिज़ोल्व हुई। उसकी डिज़ोल्यूशन की वजह से जो स्पर्म था या मेल जो है रिप्रोडक्टिव सेल था वो मूव किया
गया, एंटर इनटू द स्वॉलन पोर्शन या बेस पे चला गया जहाँ पे एग सेल प्रेजेंट है या एग न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वहाँ पे उसकी फर्टिलाइजेशन होगी जाइगोट के साथ। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद ट्राइकोगाइन जो है वहाँ से सेपरेट हो जाएगा, वही एक क्रॉस वाल की फॉर्मेशन की वजह से या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन जिसको हमने ऊपर नाम दिया है। अब क्रिस्टोकार्प बनेगा जाइगोट की प्रोटेक्शन के लिए। द जाइगोट न्यूक्लियस इज डिवाइडेड बाय द meiotic and four nucleus are formed and one of the daughter nuclei migrates into a protuberance produces an carpogonium। क्या होगा कि जाइगोट के अंदर होगी म्योटिक डिवीजन, जाहिर है अब उसकी ग्रोथ होगी, उसकी डिवीजन होगी, 4 सेल्स बन जाएंगे क्योंकि म्योसिस हुई है। उन 4 में से एक जो सेल होगा, वन ऑफ देम डॉटर माइग्रेट इनटू द प्रोट्यूबरेंस, वो एक ऐसी प्रोट्यूबरेंस के अंदर चले जाएंगे जहां पे वो दोबारा कार्पोगोनियम को बना सकें। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मैस बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सेप्टम। सेप्टम की मदद से जब सेप्टम बन जाएगी दरमियान में, तो एक सेल उसमें से सेपरेट हो गया कार्पोगोनियम बनाने के लिए और बाकी दूसरे तीनों सेल एक साथ इकट्ठे रहेंगे। द अदर न्यूक्लियस रिमेन्स इन द कार्पोगोनियम एंड डिवाइड्स अगेन एंड द न्यूक्लियस इज देन ट्रांसफर्ड इनटू द new protuberance and this process is repeated by the several times and these protuberance which is called as, ये जो सब प्रोट्यूबरेंस बनी है, दिस इज द इनिशियल ऑफ गोनीमोब्लास्ट फॉर गोनीमोब्लास्ट विच इज द Gonimoblast filament. By the further cell division produces the small branch filament called the gonimoblast filament and the carpogonium along with the gonimoblast filament is called the cystocarp। अब 3 टर्म्स है यहाँ पे, उसको गौर से आप समझे, इजी है, मुश्किल नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करें आपको समझ आ जाएगी। जाइगोट बना था, जाइगोट के अंदर म्योसिस हुई, म्योसिस के बाद 4 न्यूक्लियस बन गए। 4 न्यूक्लियस में से 1 न्यूक्लियस एक प्रोट्यूबरेंस के अंदर जाएगा कार्पोगोनियम बनाने के लिए और वहाँ पे वो अपना वही सारा प्रोसेस करेगा जैसे पहले हो चुका है फर्टिलाइजेशन वगैरह के लिए। जो इधर 3 न्यूक्लियस रह गए थे वो तीनों भी आपस में ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद वो गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट बनाते हैं। और ये जो गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट है इसमें डिविजन्स कंटिन्यू रहती हैं, वो और एक सिंपल फिलामेंट बना देते हैं जिसको हम गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट का नाम देते हैं एंड दी कार्पोगोनियम। अब वो जो कार्पोगोनियम बना था और साथ में ये गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट, अब ये 2 चीज़ें होंगी, इनको कलेक्टिवली या इस स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली हम सिस्टोकार्प का नाम देते हैं। ठीक है, ये सिस्टोकार्प पोजीशन हो गई है उसकी। नेक्स्ट उसकी कंट्रेस्टियल स्टेज आएगी। अब कंट्रेस्टियल स्टेज में क्या होगा, द कार्पोस्पोर्स आर लिब्रेटेड एज ए मैस ऑफ द प्रोटोप्लास्ट बाय द रप्चर ऑफ द cell wall and they come to lie on the surface of the secrete as the cell wall around developed into a mass or the soul of the parenchymatous tissues and simple branches are arise from the pad of the tissues and these filaments form a centricial stage which is resemble to an other stage called the centricia। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, कैंट्रिशियल स्टेज कौन सी है या कैंट्रिशिया क्या है, जो कार्पोस्पोर्स बन रहे हैं। ये हमने पढ़ा था ना कि कार्पोस्पोर्स बनेंगे। अब जो कार्पोस्पोर्स बनेंगे ये लिब्रेटेड होंगे यानी निकलेंगे विद द नेकेड मैस ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, वो एक नेकेड मैस के तौर पे बाहर आ जाएंगे, रप्चर करेंगे वॉल की, रप्चर की वजह से वो बाहर आते हैं। जब वो सरफेस पे आते हैं दे लाई एट द सरफेस सेल वॉल एंड डेवलप्ड इनटू ए मैस, वो पूरा एक मैस बनता है क्योंकि उसमें डिवीजन होती है, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का एक मैस बनता है। ये जो सिंपल ब्रांचेस के ऊपर इस तरह मैस की फॉर्म में टिश्यूज के ऊपर प्रेजेंट होगा, इसी को हम कंट्रेंशियल स्टेज कहते हैं और ये कंट्रेंशियल से रिजेंबल करता है। जो टिश्यूज का एक मैस बनेगा उसको कंट्रेंशियल स्टेज कहेंगे। मोनोस्पोर फॉर्मेशन, ईच टर्मिनल सेल ऑफ द शॉर्ट लेटरल ब्रांच प्रोड्यूस्ड अ सिंगल मोनोस्पोर, एक सिंगल जो है वो नॉन मोटाइल सा मोनोस्पोर बनाता है, हर ब्रांच के ऊपर वो बन जाता है। आफ्टर लिब्रेशन इट प्रोड्यूसेस द कंट्रेस्ट स्टेज, वही बात आके जब वो लिब्रेशन करेगा एक मोनोस्पोर क्योंकि उसमें डिवीजन होगी तो वो कंट्रेस्टियल स्टेज बना देगा। Terminal cell of the lower branches of the contrential stage may function as the apical cell and give rise to the new adult plant। अब कंट्रेंशियल स्टेज की जो हर ब्रांच होती है, क्योंकि अब ब्रांचेस बन गई हैं, प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है, हर ब्रांचेस का जो सेल होता है वो टर्मिनल सेल एक एपिकल सेल के तौर पे एक्ट करता है और वहाँ से एक न्यू प्लांट या एडल्ट प्लांट की फॉर्मेशन होती है। Alternation of generation Batrachospermum plant is free living haplide gametophyte। ठीक है, ये free living haplide gametophyte plant है जो रहता है and it bears the spermatangia and the carpogonia, जैसे हमने पहले पढ़ा, in which the male and the female gametes develop at and unite to form the
डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। एंड द जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइड्स मियोटिकली एंड गनीमोब्लास्ट फिलामेंट इज फॉर्म्ड। और जब ग्लिमोब्लास्ट फिलामेंट बन जाएगा, द टर्मिनल सेल्स ऑफ दिस फिलामेंट गिव राइज टू कार्पोस्पोरेंजिया एंड इन दीज हेप्लाइड कार्पोस्पोर्स आर डेवलप्ड एंड दिस प्लांट इज कार्पोस्पोरोफाइट। अब उसको हम कार्पोस्पोरोफाइट का नाम देंगे। दी कार्पोस्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द हेप्लाइड कंट्रेंशियल स्टेज एंड द मेच्योर batrachospermum arise from the filament of the contentional stage, and during this cycle there are two haploid generations, two phases हैं जो haploid हैं, gametophyte and the carposporophyte alternate with each other in the phases and represented by the zygote fusion हो जाती है एंड देयरफॉर द लाइफ साइकिल ऑफ द batrachospermum इज कंप्लीटेड और इसे हैप्लोबायोटिक और डिप्लोफेजिक टाइप, इसको हैप्लोबायोटिक या फिर डिप्लोफेजिक टाइप कहेंगे, इसके ऑल्टरनेशन जनरेशन या लाइफ साइकिल को। अब ये जो ऑल्टरनेशन जनरेशन वाला पैराग्राफ है, इसमें वो जो सब हम पढ़ चुके हैं उसकी एक समरी की है। कैसे समरी की है मैं आपको दोबारा बताती हूँ। एक प्लांट है, हेप्लाइड प्लांट गेमेटोफाइट है, उसके ऊपर दोनों स्ट्रक्चर हैं उसके मेल एंड फीमेल, जिसको स्पर्मेटेंजिया या कार्पोगोनिया कहते हैं। उसमें उसी तरह मेल एंड फीमेल स्पर्म्स या गेमीट्स, एग्स और वो बनेंगे सब, ठीक है। उसके बाद उसकी फ्यूजन होगी तो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के न्यूक्लियस में डिवीजन होगी तो क्या बनेगा, गनीमोब्लास्ट फिलामेंट, और गनीमोब्लास्ट फिलामेंट जब बन जाएगा तो उसके टर्मिनल सेल को हम क्या कहते हैं, गनीमोब्लास्ट फिलामेंट के कार्पोस्पोरेंजिया। अब जब कार्पोस्पोरेंजिया बना है तो उसके अंदर कार्पोस्पोर्स बनेंगे, जाहिर है जब उसमें कार्पोस्पोर्स बनेंगे दे विल कम आउट और फॉर्म द फिलामेंट्स, और ये कंट्रेंशियल स्टेज बना देंगे। कार्पोस्पोर के बाद कंट्रेंशियल स्टेज आती है ना, जब वो एक मैस बनाते हैं सेल्स का, और कंट्रेंशियल स्टेज के बाद फिर उसके बाद जो उसकी ब्रांचेज होंगी, हर ब्रांच के टर्मिनल सेल से एक न्यू अडल्ट या batrachospermum बनता है। तो इसमें दो हेप्लाइड स्टेजेस हैं, एक कंट्रेंशियल स्टेज और एक जो कार्पोस्पोरोफाइट है, यानी कार्पोस्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट। दो इसमें हेप्लाइड हैं, कार्पोस्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट, और एक इसमें डिप्लॉइड स्टेज है जाइगोट। तो इस वजह से इसको हम हैप्लोबायोटिक या फिर डिप्लोबेसिक टाइप ऑफ द साइकिल कहते हैं। तो ये है पूरी समरी जो हमने फुल उसका साइकिल या प्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ा है, और ये इसका साइकिल है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्टडी किया है batrachospermum का लाइफ साइकिल। सो आई होप कि ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।